हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। आज हम बीपीएससी तैयारी जो 3.0 हुआ था, जो लीक हुआ था, उसका पीआरटी का साइंस सेक्शन में 16 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, उसका फुल एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपके जो जूनियर का सेक्शन था, ठीक है, जूनियर में मैथ्स एंड साइंस का, उसका भी एनालिसिस किया है। और उसमें जो जीएस वाला सेक्शन होता है उसमें एनालिसिस किया है मैंने साइंस का और हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन का। आज देखेंगे 16 क्वेश्चन और ये फुल एनालिसिस रहेगा। इसमें 16 के 16 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा किस बुक से और किस चैप्टर से आए हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपसे तो एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आप प्राइ ये पीआरटी का कोई भी सोल्यूशन नहीं कराएगा। मैंने कितनी मेहनत की है ये मुझे ही पता है, मैंने कितनी मेहनत की है। आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ तभी ये वीडियो बना पाता हूँ। अगर आपने इसका 10% भी कर लिया ना तो आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे करना चाहिए आपको, ये पेपर कहाँ से आता है ना, तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा ना, एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन है, आपको ये सारे मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक। मैंने आपके क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं और किस चैप्टर से आए हैं और किस बुक से आए, तो ये भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट पूरा लगा हुआ है इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 135 से स्टार्ट हुए थे, इसमें 16 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को पहचाना जाता है या पहचान होती है। तो एनसीईआरटी 10th है और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर 1, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें आपका देखिए गैल्वेनोमीटर होगा क्या। और वैसे धारा मीटर से भी नापी जाती है, लेकिन यहाँ पे उसने बहने वाली धारा पूछी है, जो धारा का फ्लो होता है ना वो गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। तो देखिए इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर, आप देख सकते हैं ये साफ लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य होती है। तो इन्होंने इसमें लिख दिया ना, फ्लो बोला गया है इसमें। तो बस यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। और बाकी इसमें आंसर दो मान भी सकते हैं, ऊपर में से एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका गैल्वेनोमीटर रहेगा। और इससे पहले जब टीआरई फर्स्ट आया था उसमें भी ये क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर वाला, ठीक है, तो उसमें दोनों माने थे उन्होंने शायद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है। अब देखिए सीरियल्स लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो, आप देख लीजिएगा सीरियल्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट है ये आपका सितारों सितारों के चमकने की प्रकाशीय जो प्रक्रिया होती है निम्न में से किसके कारण होती है। तो ये आपके जो स्टार्स जो टिमटिमाते हैं और ट्विकलिंग करते हैं, ठीक है, तो ये आपके वातावरणीय परावर्तन है। अभी देखिए वो क्या मानते हैं इसमें, ऊपर में से एक से अधिक मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, ठीक है, बड़ा वातावरणीय परावर्तन है ये। तो ये आपका क्लास 10th का आपका मानव नेत्र जो ह्यूमन आई का है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, और वैसे तो क्या ही पढ़ी होगी तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा एनसीईआरटी से आया हो, और 9th-10th की ही एनसीईआरटी है, सिर्फ और सिर्फ 9th-10th की। एक दो क्वेश्चन भले ही 8th में चला जाए, 8 या 9 में, 7 में, बाकी सब कुछ 9th-10th का है। इससे पहले मैंने जियोग्राफी कराई थी, वो भी 8, 9, 10th, बस इतने ही थे, ठीक है। और पूरा पूरा आपका जियोग्राफी का 16 क्वेश्चन मिला दिए थे आपके। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। और जूनियर के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, सीरीज़ बना के रखी है, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी नहीं बताएंगे। वो 3 घंटे की मैराथन करा देंगे, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। बस वो बोलेंगे मेरा कोर्स ले लो, ये कोर्स से आया था, ये किट से आया था, फलाने ऐसे करते हैं ना। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखिए क्लास 10th का मानव नेत्र, यहाँ पे देखिएगा ये हेडिंग दी गई है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अब देखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, सॉरी इसमें आंसर इसमें लगेगा, ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये ऑप्शन नंबर ए वाला वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन है, और इसमें इन्होंने उपयोग में से एक से अधिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि पूर्णांतरिक अपवर्तन भी होता है, तो हो सकता है दो भी हो सकते हैं इसके। वैसे इसमें वातावरणीय अपवर्तन दिया है, तो देखिए वातावरणीय अपवर्तन में यहाँ पे आप जब आएंगे नीचे तो इसी में ये एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूसरे पेज में हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ ये देखिएगा,
लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहत स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तारों का टिमटिमाना, तो ये आपका इसी से आएगा, वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये पहला होना चाहिए इसका। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ये वाला नहीं है, ये परावर्तन नहीं है। ठीक है, और इनके नियम भी आपको याद होंगे। इस लाइन का नियम होता है। ठीक है, ये तो आपका मानव नेत्र का था, इसमें रेटिना वाला क्वेश्चन बनता है, इसमें काफ़ी बनता है। देखिए 137 क्वेश्चन, ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा हिंट मिला है। ठीक है, क्लास 10th का ही है, एक तरफ से आपको 10th के दिखा देंगे। पर्सलिन मग होता है ना, इसमें गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों? क्योंकि स्टील के गिलास में अगर चाय पिएंगे ना तो वो गर्म बना रहेगा बहुत जल्दी, कि तो उसमें आपका गिलास में क्या होता है, ये हीट का ज़्यादा वो होता है ना, चालक होता है, इसलिए वो गला गर्म बना रहता है। ठीक है, धातु एक तरीके का। तो ये एनसीईआरटी क्लास 10th में विद्युत नाम का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्लास 10th, यहाँ लिखा हुआ धातु के सिरे वाले पोर्सलिन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ को कॉर्टिज में रखा जाता है। आप देखिए विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी जो विद्युत की अवरोध करे, यानी कि तो आपको क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। भाई अगर उसका सहयोग करेगा तो विद्युत होगा जाके, तो वो चालक होगा जाके, और अगर उसका विरोध करेगा तो वो कुचालक कहलाएगा ना, विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी आपका कुचालक होगा। तो इसमें बोला गया इसके कारण पर्सलिन ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इस वजह से ये होता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, गिलास इसमें ठंडा होता है, इसमें गर्म। अब देखिए ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th विद्युत वाला चैप्टर दिए गया। ऐसा कोई नहीं देगा आपको, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताया कौन से चैप्टर से आया है, और ये 10th क्लास है कौन सी है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है, ये आपका है 138, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। सिंपल क्वेश्चन है, बोनस नंबर मिलेगा इसमें, तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। इसमें हमेशा वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनेगी हमेशा, और उल्टा बनता है, जब भी रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, और जब भी आपका वो आभासी बनेगा तब भी सीधा बनेगा। ठीक है, इमेजनरी वाला वो हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए हमेशा वास्तविक बनेगा। और इसका तो टेबुलर फार्मूला मुझे देखिए, ये क्लास 10th का है, लाइट वाला सेक्शन। ठीक है, लाइट वाला पूरा है, इसमें सारे दिए गए, तो उसमें सारे आपके जो गोली दर्पण है उनके बारे में बताया गया। देखिए ये लिखा हो किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न परिस्थितियों में जो प्रतिबिंब बने वो कैसे हैं। तो आप यहाँ पे ना देख के ये देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो सभी में वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा। केवल एक ये जो कंडीशन होती है पी और एफ बीच में, ये पोल और ये आपका जो फोकस होता है इसके बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, और जब भी पीछे बनेगा तो आपका ये आभासी रहेगा, इमेजनरी बनेगा और सीधा बनेगा। तो एक केवल इसकी स्थिति ऐसी आती है जब ये चेंज हो जाता है। बाकी जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें सभी स्थितियों में आभासी और सीधा बनता है, सभी स्थिति में। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिए, और बस इसी से आपका लेंस भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए आपका इसमें पहले ही रहेगा, हमेशा वास्तविक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये आपका आंसर इसमें डबल जाएगा, निश्चित रूप से वास्तविक और आभासी रहेगा। मैंने बोला ना कि दोनों कंडीशंस रहेंगी इसमें, लेकिन अगर जब भी यहाँ पे उत्तर दर्पण लिखा होता है तो उसमें आपका हमेशा आभासी रहता है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया, ये वाला निश्चित रूप से वास्तविक भी होगा और आभासी भी होगा। ठीक है, और हमेशा वास्तविक होगा, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा नहीं होगा, एक कंडीशन ऐसी हो रहेगी। तो देखिए ये क्या मानते हैं, वैसे ये सी वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th प्रकाश। ठीक है, इसमें टिक मैंने लगा दिया गलती से, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगा था ना, तो हो जाता है ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट 139, ये 38 था 138। अब देखिए 139 मैंने सीक्वेंस से लगाए हुए हैं कि आपको दिक्कत ना हो आपके पेपर में भी ढूंढने के लिए। तो ये 139 का है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणु में शामिल है। एम्फोटेरिक में कौन शामिल है, तो देखिएगा पहले देखिएगा एनसीईआरटी 10th है। ठीक है, 10th की है, और धातु अधातु ये मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, और इसमें आपका दिया गया है ये एम्फोटेरिक जो होते हैं उभयधर्मी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक ये होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, आपका जल होता है। ठीक है, बोला जल और आपका नमक जो होता है ये देता है, लवण देता है जो। तो ये थोड़ा सा हिंट दिया था इसमें इन्होंने, एक ये देखिए
और रिएक्शन भी इसमें किया था, ये पूरा रिएक्शन नहीं लिखा, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्लास 10th की है और मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन ये डीएनए का, ये बायो का है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये एनसीईआरटी क्लास 10 का ही है, एनसीईआरटी क्लास 10 का है और इसमें आपका आंसर हो जाएगा जीन का, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक चैप्टर है अनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा सा उसकी प्लेबैक स्पीड कम कर लीजिएगा, और अगर कम लग रही हो तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाते टाइम आइडिया नहीं रहता कि कितनी स्पीड रहनी है, ठीक है। देखिए डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना, ये बोला था इसने, किसने सूचना फैलाता है, तो उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं, ठीक है। वैसे तो आपका जो सूचना दिया जाता है वो एक होता है मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए मत लगाना, बहुत से लोगों ने आरएनए लगा हुआ, एक होता है एमआरएनए होता है, ठीक है, और एक होता है टीआरएनए होता है। तो इस तरीके हो, तो इसमें भी मैसेंजर होता है, वो भी सूचना प्रदान करता है, लेकिन ये डीएनए का पूछा गया, ठीक है। डीएनए में कौन सा, तो ये आपका जीन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये अनुवांशिकता है, ये चैप्टर है इसका, आप देख लीजिएगा आपके पास अगर बुक्स हो एनसीईआरटी की। अभी भी टाइम है क्योंकि अभी देखिए कोर्ट का स्टे आ गया है, ठीक है, और जो भी हुआ बुरा हुआ, वैसे कोर्ट का स्टे आया हुआ है तो इसमें आपको टाइम मिलेगा। और देखिए तक कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया है, तो आपको टाइम तो है आपके पास, और ऐसा नहीं कि वो पेपर होगा नहीं तो भर्ती कैंसिल हो जाएगी। देखिए ये मामला बहुत पहले से पेंडिंग था और अभी जाके ये पेंडिंग मतलब कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, तो ये ऐसा नहीं कि बीपीएससी करेगा नहीं कुछ। बीपीएससी को अपनी साख बचानी, क्योंकि पिछली बार देखिए पेपर जो था आउट हुआ था, तो इस बार उन्हें कैसे भी करके पेपर कराना है। और कैलेंडर, फिर अगर पेपर नहीं कराएंगे तो कैलेंडर जो है ना उसकी डेट्स में बहुत ही बड़ा अंतर आ जाएगा। अभी अगस्त में भी तैयारी 4 करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल भी ढील मत रखिएगा, थोड़ा जम के मेहनत कीजिए। और जितनी भी अभी भी आप बता रहे हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना, तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, भले समरी पढ़िए लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और इसका जो बॉक्स वाला होता है सेक्शन, वो जरूर पढ़ा कीजिए, टेबलर फॉर्म बॉक्सेस है। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये कोई पढ़ेगा? ये इतना कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसे पढ़ लिया बस निकल लिया। तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है ना, देखो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें आप हाईलाइटर लीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 145, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो इसने अजीवीय कारक पूछा है। जो जीव होते हैं आपके, जैसे जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये सारे तो जीवीय कारक हैं। अब बचा हुआ कौन सा है? तो उन्नतांश और आर्द्रता, ताप और ये दाब वगैरह, ये सारे आपके क्या अजीवीय कारक हो गए, जिसमें जीव मतलब जो निर्जीव हो, ठीक है। तो ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी है, हमारा पर्यावरण। तो ये एक तरीके का ईवीएस वाला क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। तो इसमें मैंने ईवीएस जो थी पीआरटी में कुछ अलग से नहीं दी थी, मैंने इसमें साइंस में ही शामिल कर दिया ईवीएस को, ठीक है। पहले जो टीआरई 2.0 हुआ था उसमें आपके जो ईवीएस के थे वो आपके 16 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और टीआरई फर्स्ट में भी आए थे, इसमें इन्होंने क्या किया, साइंस और ईवीएस को मिला के 16 नंबर का कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ईवीएस कोई सब्जेक्ट नहीं है अलग से। तो देखिए यहाँ पे दिया गया इसका, हाँ ये देखिए परितंत्र एवं इसके घटक क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया इन्होंने कि सभी जीवों के जैव घटक अजैव घटक होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, मृदा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि क्या है? अजैव कारक हैं। तो बस इतना सा हिंट दिया इन्होंने, ठीक है। वैसे मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया है इसका, अगर एमसीक्यूज फॉर्मेट देखेंगे आप तो उसमें भी मिल जाएगा। और एक जो मैंने वीडियो डाला था जो जूनियर का सेक्शन का था जीएस वाला, उसमें 8 क्वेश्चन से मैंने डबल आपको दिखाए थे। तो मुझे ये निकालने में ही काफ़ी टाइम लग गया। 9-10 की ही बुक देखी थी जिसमें मिल गया मुझे, तो बस आपको ये उपलब्ध करा दिया। बाकी मैं अगर इसमें क्रॉस चेक करूँगा तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, एग्जाम्पलर में भी मिलेगा और 6, 7, 8 में भी मिलेंगे क्वेश्चंस। तो मैंने ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा थे इसलिए मैंने ये ज़्यादा किया नहीं, ठीक है। तो ये आपका अजैव कारक होगा जाके, ठीक है, अजैव घटक होगा जिसके इसका। और ये देखिए आपको साफ इसमें आंसर दिए गए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, अजीवीय कारक नहीं होगा। तो नहीं होगा कौन सा? आर्द्रता, उनतांश, ये हो गए। बाकी जंतु आपका नहीं होगा, क्योंकि जब जंतु क्या है तो जीवीय कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी मिलेगा। अब देखिएगा 147, ये थोड़ा सा मैंने बीच में गैप कर दिया है। देखिए मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको, एक तरफ से आप पॉज करके देख लीजिएगा। 16 क्वेश्चन, आपको 16 क्वेश्चन दिखाऊंगा।
147 है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये क्लास 10th की है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको ये है कि अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है। अब इलेक्ट्रॉन बोला तो ये आपका करंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है वो कहाँ से होगा। अब ऐसा नहीं कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, केमिस्ट्री कैसे हो गया, फिजिक्स का है तो ये आपका फिजिक्स का है, तो ये विद्युत धारा होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये देखिए विद्युत वाला चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं। तो विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। देखिए यहाँ पे प्रवाह बोला इसने, जो फ्लो है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर बोलिए, तो जो देखिए आवेश जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पे ही होता है, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर बोला है इसने Q बराबर, तो भी देखो Q बराबर IT होता है, फार्मूला आपको याद होगा, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रवाह की दर को बोला है इसने आपकी क्या होगी, विद्युत धारा बोलते हैं। अगर इसको T को नीचे भेजेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये आवेश के प्रवाहित होने के जो भी दर है ना, दर मीन्स होता है टाइम, तो ये आपका I आ जाएगा, वही बोला इसने। तो आप कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए NCERT क्लास 10 विद्युत वैल लिख दिया विद्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। अब बताइए, ये आपको बोनस क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर 1 पक्का मिलेगा, क्योंकि अगर आपने गलती तो नहीं की होगी ना। ये क्वेश्चन तो आपको जनरल साइंस में हर जगह मिलेगा, हर जगह। एक होता है आपका एक धातु जो होती है आपकी जो उसमें रहती है द्रव में अवस्था में रहती है, एक अधातु रहती है, ठीक है, ठोस अवस्था में। तो इसमें देखिएगा आपका पारा हो जाएगा मरकरी। तो ये क्या करती है, ये कमरे के ताप है, कमरे का तापमान कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग, ठीक है। मान लीजिए ये मनुष्य का भी होता है नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो, और जो झेल सकता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए कोई टॉपिक्स भटकते नहीं। तो इसमें आपका पारा हो जाएगा मरकरी वाला। तो ये क्या करती है, धातु है लेकिन क्या करती है, ये द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। और एक ऐसा रहता है कि जो ब्रोमीन जो होता है ना, ये एक धातु है, ये आपकी द्रव अवस्था में नहीं ठोस अवस्था में रहती है। तो ये अपवाद है एक तरीके दूसरे के, ठीक है। तो इसमें आंसर इसमें रहेगा आपका ये वाला, क्योंकि धातु का पूछा गया तो धातु वाला ये पारा। और ये आपका क्लास 10th की NCERT से मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर है। देखिएगा यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिखा, साफ लिखा हुआ है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। सारी बोला, सारी के मतलब जितनी भी आपकी धातुएं हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या रहेंगे, ठोस ही रहेंगे। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुछ भी हो, कितना भी हल्का पतला हो या फिर वो आपके ठोस में ही रहेंगे। केवल मरकरी क्या होती है, ये आपके अगर आप अपने हथेली पे रखेंगे ना तब भी ये पिघल जाएगी। इतना मतलब आपका जो तापमान है ना वो कमरे के तापमान के लगभग बराबर होता है, तो ये हाथ पे भी पिघल जाती है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट इसमें बताते हैं आपको, यहाँ पे दिया नहीं गया, ब्रोमीन का भी था, ठीक है। स्क्रीनशॉट आया नहीं, मैं दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, सही है, क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक जो होता है डेंसिटी और इसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल कम होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ। और कार्बन के बारे में, आयोडीन भी अधातु है जो चमकीली होती है, ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते। अब नेक्स्ट है ये खाद्य संसाधनों में सुधार, ये एक चैप्टर है। वहाँ लिखा यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुँचती है तो इसे क्या कहते हैं। अब देखिए नॉन ह्यूमन प्राणी मतलब इंसान तो नहीं है वो, यानी कि आपको वो जानवर होगा वो, ठीक है, आप घटक होगा, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, उससे जब पहुँचती है तो इसे क्या बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा उन्होंने इसमें भाई इसका तो आंसर ऑफिशियल तो आया नहीं था। क्लास ये NCERT 9th का है, ठीक है। चैप्टर इसमें 15, 14 हर जगह दिए हुए, लेकिन पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, इन्होंने हिंट दिया केवल। देखिए लिखा हुआ इन्फेक्शियस डिजीजेज आर आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, और वैक्सीनेशन आर द गिवन टू फॉर्म एनिमल्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल जो आपकी डिजीजेज होती हैं उसके लिए। तो इसका वैसे तो संक्रामक बीमारी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिएगा जन्मजात तो होगी नहीं, हेरिटेबल। ये पशुजन्य बीमारी भी, अब ये मुझे ये नहीं पता है कि वैसे फर्स्ट ही होना चाहिए। पशुजन्य बीमारी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब इसका जो आंसर था वो जब आंसर की आई ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, और काफ़ी इसके 15, 14 2 चैप्टर थे, हर जगह मिला था, लेकिन मुझे इसका कहीं भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 148
निम्नलिखित में आपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व इसमें एनसीईआरटी क्लास 9th में एक गुरुत्वाकर्षण नाम का चैप्टर है, तो वहाँ पे ये आपको आपेक्षिक घनत्व जो होती है वो यूनिटलेस होती है, मतलब विमाहीन होती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये गुरुत्वाकर्षण का क्लास 10th का ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए आपेक्षिक घनत्व, ये पूरा हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बताया गया एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी वस्तु का घनत्व जो होता है उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और इसका देखिएगा मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर मीटर इनवर्स 3 का होता है। इससे देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींचा है, हाँ ये रहा। आपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी पदार्थ का घनत्व और बटे पानी का घनत्व, जब घनत्व से घनत्व कटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ पे साफ दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप अगर ढूंढेंगे ना तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन अब तो मैंने वीडियो बनाई दी है तो आप आराम से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी देख लीजिएगा। पीआरटी का कराया नहीं है, और जो भी कराया तो थोड़े बहुत कराए हैं, बस आगे बढ़ गए। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर पीआरटी का भी कराइए, तो मुझे बहुत टाइम लगा इसे ढूंढने में। मैंने 1-2 दिन पहले ही जियोग्राफी का कराया था 60 नंबर का, वो भी बड़ी मुश्किल से निकले थे, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकाले थे, ठीक है। अब देखिए ये दिया गया क्वेश्चन, यदि हम कपूर को, देखिए बोनस क्वेश्चन है, कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है? तो ये उत्थान लिखा हुआ था, आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसका सब्लिमेशन होता है, ठीक है। और वैसे ही पता हुआ ऊर्ध्वपातन होता है जो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से गलत हुआ, उन्होंने हिंदी देखी और इसका इंग्लिश देखा ही नहीं। उसमें साफ लिखा होता है कि आपका जो इंग्लिश वर्जन होता है वो इंपॉर्टेंट रखता है, हिंदी वर्जन नहीं। तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखा कीजिए। एक क्वेश्चन था इस मैथ में, अर्धव्यास, तो इसका मतलब लोग ये समझते हैं अर्धव्यास का मतलब ऐसा तो नहीं आधा गोला, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अर्धव्यास का मतलब होता है आधा व्यास का जो होता है dy/2, यानी कि आर बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। इस वजह से लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पे देखेंगे आगे तो वहाँ पे सेमी स्फीयर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं यहाँ पे, मैथ्स का बोलने लगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगेगा कि ये अलग जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखा गया क्वेश्चन क्या है, तो उत्थान का ये सब्लिमेशन दिया गया था। तो आपको पता ही है कपूर और नौसादर जो होते हैं और अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं आपके जो ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं ये जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण को चीनी की प्याली में डाल दें और कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के इसके पर रुई का एक टुकड़ा लें, जैसे चित्र में दिखाया गया, देखिए ऊपर रखा उन्होंने। अब क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, तो ये ऊर्ध्वपातन हो रहा है। जब ये रुई में जाएगा ना तो यहाँ पे आपको उसकी महक दिखाई पड़ेगी, या फिर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका रहा क्वेश्चन, हाँ, वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किन पर पाया जाता है? तो ये तो आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th और चैप्टर 15-16 में मुझे मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिंट मिला था, हर जगह था इसमें 15-16 तो हर जगह था, क्योंकि एयर पोल्यूशन वाला चैप्टर ही था 15 का, सॉरी 16 का। हिंदी में मुझे इसका चैप्टर मिला था, तो लेकिन पूरे को पेज नहीं थे उसमें, ठीक है। तो ये पीडीएफ से ही मैं देखता हूँ, फिर भी दिक्कत होती है भाई। अगर बुक हो ना तो उसमें देखो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तो पीडीएफ में काफ़ी समस्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एयर पॉल्यूशन एमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट, ट्री और नेचर, इनके सबके लिए ये हानिकारक होता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था इसमें, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था। तो इसमें बोला वायु प्रदूषण किसको प्रभावित करेगा, तो तनों को भी करेगा, पत्तियों को करेगा, फूल को भी करेगा, सबको करता है ये। तो फिर में से एक से अधिक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये जो क्वेश्चन थे मुझे इसमें मिले नहीं, थोड़ा सा मैंने थोड़ी कोशिश भी नहीं की। वैसे लुईस एवं अवधारणा जो थी, लुईस अवधारणा, ये मुझे सेकंड में मिला नहीं। वैसे हाँ, इसका एग्जाम्पलर अगर देखेंगे आप तो मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पलर मेरे पास थी लेकिन मिला नहीं मुझे क्वेश्चन। और ये आपकी लुईस की जो ना, वो आपका क्लास, ये एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है, सॉरी 10th क्लास की है, सेकंड चैप्टर, एसिड बेस वाला चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे लुईस का इसकी अवधारणा दी गई होगी, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास एग्जाम्पलर हो, और इसका पक्का मिलेगा उसमें क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था इसका, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। तो ये वाला क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं कि जो एनसीईआरटी से नहीं होते हैं, बाकी ढूंढने पे मिल सकता है आपको। तो ये हाइड्रोलाइसिस इसका होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट बचा हुआ, तो ये क्रम इसीलिए यहाँ पे बिगड़ गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछा गया था इसमें। तो देखिए HF, CO, CO2 इसमें से कोई भी नहीं है। एक आपका आता है पैन, आता है PAN पैन, और एक और आता है इसमें, वो सारे आपके द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, ठीक है। ये आपके सभी प्राथमिक है, ठीक है, तो ऊपर में से कोई नहीं है। और ये आपके 16 क्वेश्चन हुए, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा एक बार। ये जो बीच में गायब हुए थे ना क्वेश्चन, वो सारे मैंने एक साथ कर दिए, और एक साथ आप चेक कर लीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन हैं 16 के 16 क्वेश्चन, ठीक है। और अभी भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपका क्या जाता है उसमें, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा मुझे भी। काफ़ी मेहनत की है तब ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और बाकी इसका PRT का जो बचा हुआ पोर्शन है वो लेके आएंगे, ठीक है। साइंस का करा दिया, हिस्ट्री बचा हुआ है, ठीक है। और मैथ्स का अगर बताएंगे तो मैथ्स भी करा देंगे, आप जैसा बताएं, ठीक है। मैथ्स का पूरा एनालिसिस मैंने कराया है 3.0 का, आपका जो 3.0 एंड 2.0 में जो मैथ्स हुई थी, मैथ्स एंड साइंस का पूरा एनालिसिस करा दिया है। क्योंकि कमेंट में आ रहा था कि मुझे मैथ्स एंड साइंस का बता दीजिए, मैथ्स में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने पूरा करा दिया है। और साइंस का भी बता दिया किस चैप्टर, किस आपकी बुक से। वैसे चैप्टर्स तो बताए हुए हैं और अलग से उसका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। उसमें मैंने साइंस के पूरा बताया हुआ है किस चैप्टर से और किस बुक से आया हुआ है। लेकिन मैथ्स में मैंने क्या किया है कि आपके जो भी चैप्टर वाइज हैं कि चैप्टर में किस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आए, जैसे मेंसुरेशन है उससे काफ़ी पूछे गए, और ऐसे ही आपका लीनियर इक्वेशंस हैं, ये सारे, ठीक है। तो वीडियो अवेलेबल है, आप देखिए जाके, और चैनल पर विजिट करेंगे तभी पता चलेगा आपको कि कैसा बना हुआ है। प्लेलिस्ट काफ़ी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। बाकी धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए आपका, और यहाँ तक आने के लिए। और अगर आ ही गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए।